हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा चल रही है 2020-21 की, उसका जो अंग्रेजी का पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके सामने। यानी कि पहले वीडियो में हम इंग्लिश के पेपर का हाफ सॉल्यूशन देखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे, और अगले वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस प्रकार के सॉल्यूशन आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको एक एक करके सारी चीज़ों के जो है मैं सटीक आंसर बताऊंगा, है ना। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या है, सटीक आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये पैसेज है, इसको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एनी 10। आपको 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, पैसेज है, किसके बारे में पैसेज है थोड़ा सा बता दूं मैं, है ना। पूरा यदि हम पढ़ेंगे तो जो है बहुत ही लेंथी हो जाएगा हमारा वीडियो। पैसेज है कि जब जो है जीवन की शुरुआत हुई थी या पृथ्वी का आरंभ हुआ था, तब एनिमल्स वगैरह जो थे वो पृथ्वी पर बिना रोक टोक के, है ना, आराम से स्वच्छंद घूम सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, कहीं पे भी रह सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान आए तो इंसानों ने क्या हुआ कि इंसानों की प्रजाति जब विकसित हुई तो उन्होंने क्या किया कि जानवरों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, है ना। उनको जगह जगह से भगाना शुरू कर दिया और ईश्वर ने उनको दिमाग दिया तो वो सोचने लगे कि हमको जब दिमाग दिया है तो हम सभी लोगों को जो है सभी जितने भी प्राणी वगैरह हैं सबको वो यहाँ से हटाने की कोशिश करने लगे। तो इसी के ऊपर से ये जो पैसेज है कि इंसान यदि ऐसा करेंगे तो फिर जानवर कहाँ पे जाएंगे। जब यदि किसी इंसान को दूसरे इंसान की अधीनता स्वीकार्य नहीं है तो फिर जानवर कैसे अधीनता स्वीकार कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा है ये, है ना। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस करेंगे, हम क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है, खालिस्तान को भरना है, ब्रैकेट में से एक शब्द चुनना है। तो व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, ठीक है, जब जीवन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी के ऊपर, तो एनिमल्स रोम्ड, रोम्ड यानी कि घूमना, है ना, या फिरना या विचरण करना, अबाउट द प्लानट, प्लानट यानी कि इस ग्रह के ऊपर घूम सकते थे। कैसे घूम सकते थे, फ्रीली, है ना, यानी फ्री होकर, स्वतंत्र होकर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स। इस पैसेज में से आपको एक ऐसा शब्द छांटना है जिसका अर्थ ये होता है कि जानवरों का प्राकृतिक आवास स्थान या प्राकृतिक घर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वर्ड हमारे पास आया है और वो वर्ड यहाँ पर लिखा है हैबिटेट। ठीक है, क्या है, हैबिटेट लिखा है। देखिए कि विदाउट एनी डेंजर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और कैप्ट अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट। हैबिटेट यानी उनका आवास स्थान। तो इन जो जानवर होते हैं उनके आवास स्थान को हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट वर्ड इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच सिमिलर टू पीस एग्रीमेंट। यानी आपको इस पैसेज में से एक शब्द छांटना है जिसका अर्थ पीस भी होता है और एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, पीस यानी शांति और एग्रीमेंट यानी सहमति। तो एक वर्ड आया है इसमें, हम देखते हैं, और वो वर्ड आया है स्टार्ट वाले में, यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा है, वर्ड है फॉरेस्ट वेयर दिस एनिमल्स लिव इन हार्मनी। हार्मनी का अर्थ होता है शांति के साथ और सहमति के साथ। ठीक है, हार्मनी यानी होता है शांति और सहमति दोनों होता है। तो वर्ड क्या आएगा इसमें, हार्मोनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी है हमारे पास में और क्वेश्चन डी कहता है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नेचर। जो नेचर वर्ड है इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ई वाला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रिक्वायरमेंट। है ना, ये जो वर्ड है रिक्वायरमेंट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट का अर्थ था आवश्यकता, तो ये नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एफ वाला, ए पर्सन विदाउट फ्रीडम इज कॉल्ड। वहाँ व्यक्ति जिसको आज़ादी नहीं होती है वो क्या होता है, क्या कहा जाता है उसको, तो गुलाम कहते हैं भैया, है ना, स्लेव कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव फॉरगॉटन टुडे। ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मानव जाति है वो आज कल क्या भूलती जा रही है, क्या फॉरगॉटन, क्या फॉरगॉटन कर दिया उसने। तो यहाँ पर आता है हमारा कि उसने ये फॉरगॉटन कर दिया है कि, चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है,
तो देखते हैं, आपको क्वेश्चन में से लिखना है कि द ह्यूमन बींग्स हैव, ठीक है, यहाँ से लिखना द ह्यूमन बींग्स हैव फॉरगॉटन दैट दे देमसेल्फ इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स। वो भूल गए हैं कि उनका विकास भी, वो भी विकसित हुए हैं तो जानवरों से ही हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारे पास में, और क्वेश्चन कहता है एच वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ऑल द मेजर रेजोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी मेजर रेवोल्यूशंस हुए हैं, क्रांतियाँ हुई है ना, उनका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। तो द मेजर एम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो द मेन एम लिखा ना, तो द मेन एम वाज टू गेन लिबर्टी ऑफ बिहेवियर, ऑफ स्पीच, ऑफ थॉट, ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, जो मेन एम था, है ना, जो एम था, लक्ष्य था, वो क्या था कि उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बोलने की, आचरण करने की, सोचने की, सब चीज़ों की स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ डिड एनिमल यूज टू लिव व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एनिमल कैसे घूमते थे, कैसे रहते थे। तो इसका आंसर सबसे फर्स्ट लाइन से होगा कि व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ एनिमल्स रोम्ड फ्रीली अबाउट द प्लैनेट विदाउट एनी डेंजर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और कैप्ट अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट। है ना, वो स्वतंत्र घूमते थे बिना किसी डर के, है ना, कि उनको कोई पकड़ लेगा या उनको कोई आवास बर्बाद कर देगा, ये कोई डर उनको नहीं था। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई डू ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइट नेचर। है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, व्हाई डू ह्यूमन बींग्स एक्सप्लॉइट नेचर। लेखक के अनुसार जो ह्यूमन बींग है वो नेचर यानी कि प्रकृति को एक्सप्लॉइट क्यों करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो सोचता है कि भगवान ने उसको दिमाग दिया है ना। यहाँ से आएगा इसका आंसर, दे फील दैट बाई गिविंग देम ब्रेन्स गॉड हैज़ गिवन देम द अथॉरिटी, कि ईश्वर ने उन्हें दिमाग देकर यहाँ अथॉरिटी भी दे दी है, यहाँ अधिकार भी दे दिया है टू एक्सप्लॉइट नेचर एज दे विश, कि वो जैसा चाहें वैसा नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर फर्स्ट। ठीक है, आंसर फर्स्ट में हमने किए, है ना, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है हमारे। ठीक है, अब आंसर पैसेज सेकंड देखते हैं। आंसर पैसेज सेकंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो पैसेज है रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। ठीक है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और भारत के साथ में वह चाइना, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर जो है लगभग 75%, 75% जो है वो बंगाल टाइगर भारत में पाए जाते हैं। और उनका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, और जो कि मैमिला कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, इतना हमने इस पैसेज में देखा। और यहाँ पर इस पैसेज में हमारे सामने बंगाल टाइगर की जो शरीर की रचना है उसको बताया गया है कि कितना खूंखार प्राणी होता है ना, जीव होता है। और इसके बाद में उसकी उम्र कितनी होती है, 10 से 15 साल तक होती है। और वहाँ जो है सबसे ज़्यादा अक्लमंद होता है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो स्विमिंग भी कर सकता है, अपने जो है प्रे के ऊपर यानी शिकार के ऊपर जो है वो अटैक भी कर सकता है, चोरी छुपे भी अटैक कर सकता है। और इसके बाद में ये जो अभी सर्वे हुआ है वो 2017 में हुआ है, जिसके अनुसार भारत में 75% बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक जो है टेबल भी दी है कि बांग्लादेश में इतने हैं, ठीक है, भूटान में इतने हैं, चाइना में इतने हैं, इंडिया में इतने हैं और नेपाल में इतने हैं। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन से करना है इससे रिलेटेड, तो हम कुछ क्वेश्चन से करने वाले हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ दिस इज द अदर नेम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। जो रॉयल बंगाल टाइगर उसका दूसरा नाम भी होता है, उसे इंडियन टाइगर भी कहते हैं। इन विच ऑफ दिस नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द रॉयल बंगाल टाइगर इज नॉट फाउंड। तो अभी हमने नाम पढ़ा था, चाइना का पढ़ा था, बांग्लादेश का पढ़ा था, भूटान का पढ़ा था, लेकिन श्रीलंका में बंगाल टाइगर नहीं पाए जाते। ओके, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बंगाल टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस, अभी हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वाला क्वेश्चन है, द स्ट्रिप्स ऑफ द बंगाल टाइगर्स आर ऑफ कलर। जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियाँ होती है बंगाल टाइगर के ऊपर, है ना, वो कैसी होती है, डार्क ब्राउन होती है। ओके, फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ स्टील फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में से स्टील जो वर्ड दिया, स्टील का अर्थ होता है चुराना। ठीक है, ये स्टील एंड चुराना एक क्या है, वर्ब है। इसका नाउन फॉर्म हमको इस पैसेज में से देखना है। तो इसका नाउन फॉर्म हम देखते हैं, चलिए कहाँ पे है इसका नाउन फॉर्म। अभी हमने देखा था कि जो बंगाल टाइगर होता है ना, वो क्या करता है, वह अपने जो शिकार होता है उस शिकार को बहुत ही जो है चोरी जो है स्टील्थ, यहाँ पर आया है स्टील्थ। ओके, ये देख लीजिए आप, स्टील्थ लिखा है। स्टील्थ जो होता है वो उसकी क्या होती है, नाउन फॉर्म होती है स्टील की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है,
फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड फॉर फूड बाय अनदर एनिमल। यानी कि इस पैसेज में से ऐसा शब्द छांटिए जिसका अर्थ ये होता है कि किसी एक जानवर के द्वारा, है ना, शिकार किया जाए और उसको मार दिया जाए खाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे शिकार कहते हैं। शिकार के लिए भी एक वर्ड आया था कि हमने पढ़ा था कि जो बंगाल टाइगर होता है वो अपने प्रे के ऊपर, प्रे यानी क्या होता है, शिकार होता है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये जो वर्ड लिखा है प्रे, प्रे का अर्थ होता है शिकार, PREY। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारे पास में, इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स फाउंड। कौन सी देश में सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इंडिया, है ना, इन इंडिया। सिर्फ इतना सा लिख देना है कि भारत में। व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स। जो टाइगर्स की संख्या में कमी होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये है, यहाँ से आएगा इसका आंसर, द मेन रीजन इज हंटिंग, पोचिंग, अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, ये कारण है उसके, लगभग 5 कारण होते हैं कि शिकार भी कर रहे हैं, है ना, अनाधिकृत प्रवेश भी कर रहे हैं, और नगरीकरण भी कर रहे हैं, उनके आवास भी खत्म होते जा रहे हैं, और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से, है ना, कि जो जितने भी जंगल के जो रूल्स हैं बदलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारण से उनका जो है खात्मा होता जा रहा है, उनकी संख्या में कमी आ रही है। चलिए अगला है, व्हेन वाज द लेटेस्ट सर्वे ऑफ टाइगर्स कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार टाइगर्स का जो लेटेस्ट सर्वे कब किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था 2017। ठीक है, 2017 में जो है लेटेस्ट सर्वे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका आंसर पैसेज थर्ड। अब आपका क्वेश्चन 3 आया है। क्वेश्चन 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको ध्यान से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल एंड समरी टू। आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, नोट से बनाना है, उसका टाइटल लिखना है और समरी भी लिखना है। ठीक है, तो इसका हम आंसर यहाँ पर आपको बता रहे हैं। चलिए मैंने आपको लिखा है आपके लिए, है ना, तो यहाँ पे लिखा है ये। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है टाइटल हो जाएगा, टाइटल है इसका वॉकिंग, और इसके नोट्स इस प्रकार से हो जाएंगे एज एन एक्सरसाइज के रूप में वॉकिंग के, है ना। 3 यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी है, और ये एक सब हेडिंग है 3 उसकी, फिर एक हेडिंग है काइंड्स ऑफ वॉकर्स। 3 प्रकार के वॉकर्स होते हैं। बिफोर वॉक, वॉक पे जाने से पहले क्या करना चाहिए। पेस ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग में चाल कैसी होनी चाहिए। कैरिंग वाटर, साथ में पानी भी ले जाना चाहिए, क्योंकि पानी है ना हाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वॉकिंग के, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखते हैं अगला है इसी में समरी। इस समरी को भी आप देख सकते हैं, वॉकिंग इज एन आइडियल एक्सरसाइज, इट इज़ एन एज बेनिफिशियल एज जिम क्लास। यहाँ इतना बेनिफिशियल होता है जितना कि जिम क्लास होता है। इट कैन बी डन एट एनी टाइम एनी प्लेस। 3 काइंड्स ऑफ वॉकर्स परफॉर्म्स वॉकर्स हु डेली एक्सरसाइज रूटीन, हेल्थ वॉकर्स एंड कैजुअल वॉकर्स। बिफोर गोइंग फॉर अ वॉक, स्ट्रेच योर मसल्स एंड रोल योर हेड एंड शोल्डर्स। Take a water bottle for hydration and walk in a comfortable pace. Walking gives us fresh air and oxygen, deep breathing and sets our extra weight and keep us fit. ठीक है, ये इसका क्या हो गया, टाइटल लिख दिया हमने, नोट से बना दिया और समरी लिख दी। चलिए वापस आ जाते हैं हम, ठीक है, अपने क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, ग्रामर में। तो अब ग्रामर में आपको क्या करना है, ये बहुत सारी ग्रामर में पहले ही आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से करवा चुका हूँ, फिर भी हम कर लेते हैं। सी इज़ यूरोपियन लेडी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू लिखा है, यानी कि का से लेकर ज्ञानी तक। तो हिंदी वर्णमाला में जब भी का से लेकर ज्ञानी तक कोई वर्ड से स्टार्ट होने वाली नाउन होती है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो क्या जाएगा इसमें, सी इज़ ए यूरोपियन लेडी। डू यू हैव मिनट्स टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, डू यू हैव, और लास्ट में लिखा मिनट्स। तो मिनट्स यानी कि जब भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात हो और फ्यू लिटिल आपके सामने हो, तो आपको क्या करना है, जो भी काउंटेबल होती है उनमें फ्यू लगाना है, अनकाउंटेबल में लिटिल लगाना। अब यहाँ पर काउंटेबल है मिनट्स, क्योंकि इसमें एस लगा है, इससे हम समझ गए इसका बहुवचन बना है, अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए फ्यू। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाक्य भले है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या है, रिक्वेस्ट की गई है। वुड यू लाइक टू हैव, यानी कि ऑफर दिया गया है, समझ लीजिए विनम्रता के साथ बात हो रही है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस है, ही ऑलवेज द ट्रूथ। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, इसलिए हमेशा क्या आएगा, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, स्पीक्स। दे इंग्लिश नाउवेडेज, आजकल वे अंग्रेजी क्या कर सीख रहे हैं, तो दे आर लर्निंग इंग्लिश नाउवेडेज। इट सिंस मॉर्निंग
हैज बिन रेनिंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर आता है, उसके आधार पर हमने देख लिया इसमें हैज बिन हैव बिन का यूज़ करना है, इसलिए इट के साथ में हैज बिन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड करना है आपको एनी 5, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें। पहला है ए वाला, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इसमें क्या करना है, सो देट को हटा के टू का प्रयोग करना। उसने लिखा है कि टू को लगाइए और सो देट हटाइए, तो आपको क्या करना है, एक सो को हटा के हम टू लिखेंगे, एक देट को हटा के टू लिखेंगे और ही कैन नॉट पूरा हटा देंगे, तो वर्ब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है हमारा सेकंड वाला, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, चेंज द वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो इंग्लिश को इधर लेकर आएंगे, इंग्लिश के साथ में क्या लगेगा, वाज बिंग, ठीक है, इंग्लिश वाज बिंग, और टीच का हो जाएगा टॉट, TAUGHT, बाय हिम। ओके, इंग्लिश वाज बिंग टॉट बाय हिम। सी वाला सेंटेंस देख लीजिए, सी वाला सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, पूरा इसका पोस्टमार्टम करूंगा। देखिए आप अभी, सी वाला सेंटेंस हमसे कहता है कि इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही कैन नॉट हेल्प यू, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। आपको क्या करना, इफ को हटा के अनलेस लगाना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब भी इफ को हटाते हैं, इस इफ को हटा के अनलेस लगाते हैं, तो उसके साथ में जो भी डज नॉट है ना और डू नॉट होता है उसको भी हटा देते हैं, और हटाना ही पड़ता है। जब डज नॉट हटाएंगे तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे, डू नॉट हटाएंगे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और डिड नॉट हटाएंगे तो भी हमको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इफ़ के स्थान पे हमने लिखा है अनलेस, ठीक है, अनलेस हमने लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको कि सर यहाँ पर ही भी लिखा है और यहाँ पर हैव भी लिखा है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, एक रूल बताता हूँ आपको क्या होता है कि हैव का अर्थ होता है रखना या किसी के पास होना, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब हैव में एस लगाते हैं तो हैव से नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं हैज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये डज नॉट लगा है, डज नॉट लगा है तो हम यहाँ पर क्या नहीं लगा सकते, हैज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि डज नॉट वाले वाक्य में एस नहीं आता है। जब एस नहीं आता है तो इस हैज़ का कौन सा रूप आया, हैव आया है, ठीक है, यानी कि हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज उसकी कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म समझते हैं आप, एस वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो हैव की फोर्थ फॉर्म हैव से नहीं होती, हैव की फोर्थ फॉर्म हैज होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनलेस ही, ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा, डज नॉट भी हटेगा और हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। ये कोई वाक्य गलत वाक्य नहीं है, इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा। अनलेस ही हैज टाइम, ठीक है, ही कैन नॉट हेल्प यू, यदि उसके पास समय नहीं है तो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है, ये वाला वाक्य बन जाएगा ना। आपको क्या करना है, हैव को हटा के हैज़ लिखना है। हैज़ क्यों लिखना है, क्योंकि हमने डज नॉट को हटाया है, यानी हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, जिसमें एस लगा, और हैव की फोर्थ फॉर्म हैज़ होती है, हैव से नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में, पूरा आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, डी वाला सेंटेंस देखते हैं। डी वाला सेंटेंस है, ही डज हिज वर्क, चेंज इनटू नेगेटिव। अब डज वाले, डू वाले और डिड वाले वाक्यों में आपको क्या करना है, आपको कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए वो यहाँ पर डू में ES लगा है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमेशा नॉट डू का प्रयोग करना है, ठीक है, किसका प्रयोग करना है, नॉट डू का। ही डज नॉट डू हिज वर्क, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई वाला सेंटेंस, आई नो द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो इसमें हु का यूज़ करना, हु यानी कि रिलेटिव कंजक्शन है, तो द आई नो द बॉय, और इस द बॉय को हटा के हम लिख देंगे हूँ, आई नो द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। चलिए लास्ट सेंटेंस, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़। अब इसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के दो तरीके हैं। पहला तो आप ऐसा कर सकते हैं, ही इज बेटर, द बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, ठीक है, इतना लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देन एनी अदर बॉय लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका है, ही इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज़। यदि आप ऑल अदर लिखते हैं तो बॉयज़ लिखेंगे, एनी अदर लिखते हैं तो बॉय लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, एनी अदर के साथ सिंगुलर, ऑल अदर के साथ प्लूरल, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य आपका कंपेरेटिव में बन जाएगा। चलिए अगला सेक्शन है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या है, आपको जो लिटरेचर भाग है, यानी जो आपकी इंग्लिश है ना, इंग्लिश में आपकी जो हॉर्नबिल
पुस्तक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हैं और उन एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ के जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है सेक्शन सी में लिटरेचर में रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है ये किस पोएम में से दिया है, तो पोएम का नाम हम लिखेंगे, है ना। ये वाली पोएम जो है वो सेकंड एप फोटोग्राफ में से लिया गया है, ठीक है। अगला है बी क्वेश्चन, इसको देखते हैं। बी वाले में द पोइटेस मदर वेंट टू द बीच विथ बेट्टी एंड डॉली। उसकी बहनों के नाम बेट्टी एंड डॉली थे। हु वुड लाफ एट द स्नैपशॉट शर्ली टॉल्सन्स मदर, ठीक है। जो शर्ली टॉल्सन लेखिका है ना, जो पोइटेस है इस पोएम की, उनकी माँ इस फोटोग्राफ के ऊपर हंस रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक और है, चलिए यहाँ पर आया है क्वेश्चन 7। ये भी एक जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है एक लेसन से। वू दाऊजी, है ना, और वो 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में रहते थे। वो बहुत बड़े पेंटर थे। और जॉन जोंग एक जो है बहुत बड़े एम्परर थे, है ना, राजा थे। उनके यहाँ पर वो पेंटिंग वगैरह करते थे उनके पैलेस यानी कि महल की दीवारों के ऊपर। उसके बारे में ये कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आंसर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज़ अ वंडरफुल ओल्ड टेल अबाउट। तो इस किसके बारे में है, पेंटर के बारे में है। इन विच सेंचुरी डिड वू दाऊजी लिव, वो कौन सी सेंचुरी में रहते थे, तो 8th सेंचुरी में रहते थे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सी व्हाट सीन्स डिड वू दाऊजी पेंट इन हिज लास्ट पेंटिंग। उनकी लास्ट पेंटिंग में उन्होंने कौन सी चीज़ की पेंटिंग की, तो ऑल ऑफ दिस, हाई माउंटेन, वाटरफॉल और बर्ड्स इन फ्लाइट, सभी की पेंटिंग उन्होंने कर दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन 8 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी 6 आपको करना है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में है ये, है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड इन द सिटी। कौन सी जो है एनिमल को पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पार्ट में दादी माँ खाना खिलाती थी, तो स्पैरो को, है ना। गांव में तो कुत्तों को खिलाती थी, शहरों में स्पैरो को खिलाती थी। इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई विच इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। जो आपका पार्ट है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसमें कौन से, है ना, सागर को सबसे रफेस्ट यानी सबसे खतरनाक सागर बताया गया था, तो साउथर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी वाला फ्रेंच पेंटर मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940। कौन से फ्रेंच पेंटर ने जो है मूटेड किया था, कॉन्सेप्ट निकाला था आर्ट ब्रूट का 1940 में, तो जिन डेबूफेट। क्या आएगा इसका आंसर, जिन डेबूफेट, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है चूज हु कंट्रोल और लुक आफ्टर ए ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ए। वहाँ व्यक्ति जो किसी ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं। इन द पोइम चाइल्डहुड हेल एंड हेवन आर नॉट फाउंड इन जियोग्राफी, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एफ इन द पोइम द लेब्रेनम टॉप इज डिस्क्राइब्ड एज साइलेंट, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, साइलेंट। व्हाट डज द रेन गिव बैक टू द अर्थ इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन लाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने जो है आपका वीडियो फर्स्ट समाप्त करने का निश्चय लिया है, यानी कि अगले वीडियो में हम इस पेपर का अगला सॉल्यूशन लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, काफ़ी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। आपको कहाँ पर कुछ जो है डाउट्स हैं ज़रूर बोलिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जो है आप बता भी सकते हैं कि वीडियो में और क्या करेक्शन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो बाकी बचा हो सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।